कराची में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। हजारों खानदान बेघर होने जा रहे हैं और मुतासरा खानदानों को यह भी नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा या फिर उन्हें बगैर किसी मुतबादिल की फराहमी के अपने घरों से बेदखल कर दिया जाएगा। हुकूमत के पास भी उनकी रीसेटलमेंट का कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं है। इस पूरे मामले पर बयानबाजी और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात पर कायम इमारतों को गिराया जा रहा है, घरों और दुकानों को मसमार किया जा रहा है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके महमूदाबाद में ग्रीन बेल्ट पर कायम के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन को 2 माह में गिराने का हुक्म दिया है और इंतजामिया को ग्रीन बेल्ट पर पार्क तामीर करने की हिदायत की है। मगर यह सवाल अपनी जगह बरकरार है कि किन इदारों और लोगों की सरपरस्ती और इजाजत से तजावुजात पर इमारतें तामीर की गई, किसकी सरपरस्ती में पार्क्स और रफाई प्लॉट्स की जमीनों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, कैसे बरसाती नालों के इर्द गिर्द रिहायशी आबादियां कायम की गई। और अहम बात यह भी है कि पहले हजारों खानदानों को आबाद किया गया या होने दिया गया और अब उन्हें बेघर किया जा रहा है। बहुत से लोग कारोबार से महरूम हो रहे हैं, मगर जो लोग कब्जों और तजावुजात के असल जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, अब तक उनका तयन भी नहीं किया गया। इस मामले पर शहर की दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने आ गई हैं। दोनों जमातें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को शहर में कायम तजावुजात का सहूलतकार करार दे रही है। और आज सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एमक्यूएम के कारनामों से अदालतों के रिकॉर्ड रूम भरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी केस ये है कि एमक्यूएम ने कराची में रिफाई प्लॉट्स और पार्क्स पर कब्जे कराए। इसके अलावा कल के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान पर रद्दमल देते हुए साबिक मेयर कराची और रहनुमा एमक्यूएम वसीम अख्तर ने कहा कि अलादीन पार्क का मुआहदा 1995 में हुआ था, जब मुराद अली शाह के वालिद वजीर आला थे। ये मुआहदा भारी रिश्वत देने के बाद हुआ था। इस हवाले से कल जब वजीर आला सिंध से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया तो उन्होंने नस्ला टावर और अलादीन पार्क में कायम तजावुजात की जिम्मेदारी केएमसी पर डाल दी थी। अदालत में गुज़िश्ता दिनों यूनुस मेमन का भी तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि सिंध हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है, कराची को यूनुस मेमन कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। अब सवाल यह है कि यूनुस मेमन कौन है जो चीफ जस्टिस के मुताबिक इतना ताकतवर है कि कनाडा में बैठकर कराची में सिस्टम चला रहा है। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका में कल एक रिपोर्ट छाया हुई है जिसके मुताबिक कनाडा में बैठकर सिंध में जमीनों के सौदे, नीलामी के मामलात और उसे इस्तेमाल करने का फैसला आखिर कनाडा में बैठकर वो कैसे करते हैं और वो इस कदर ताकतवर कैसे हो गए हैं। इन दिनों यूनुस मेमन कनाडा में मकीम हैं, जिन्हें सूबे के इंतहाई बाइख्तियार शख्स का बहुत ही करीबी साथी समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक केएमसी, केडीए, एलडीए, महकमा लैंड यूटिलाइजेशन और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अहम तरीन तकरीरियां यूनुस मेमन की इमा पर की जाती रही हैं। ज़राए का यह भी दावा है कि सरकारी ज़मीनों की अलॉटमेंट, फरोख्त और नीलामी का यह मुतवाज़ी निज़ाम साल 2008 से चला आ रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की कीमती ज़मीनों के मामलात महकमा जाती कवायद के तहत नहीं बल्कि एक खास सिस्टम के तहत चलाए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ को तहकीकात से पता चला है कि यह सिस्टम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ज़मीनों की अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र, ज़मीनों के टाइटल में रद्दोबदल और दीगर उमूर चला रहा है। इस सिस्टम का आगाज़ 2008 में हुआ। पहले उसे एक ताकतवर तरीन वजीर ने चलाया, फिर 2010 में उवैस मुजफ्फर टप्पी सामने आए और 2014 में उसकी बागडोर मंजूर काका ने संभाल ली। मंजूर काका के बाद इस सिस्टम को कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक औसत दर्जे के बिल्डर यूनुस मेमन उर्फ यूनुस सेठ ने संभाला। ज़राए का दावा है कि ज़मीनों से मुताल्लिक कामों के एवज़ माहाना अरबों रुपए का लेन देन यही सिस्टम करता है और वजीर आला सिंध समेत कोई भी मुतल्लिका वजीर इस सिस्टम के सामने नहीं आ सकता। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहर के दोनों अहम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर ज़मीनों पर कब्जों में मुलविस होने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर अवाम का क्या होगा, जो बेघर होंगे उनका क्या होगा और जिन्होंने ये सब किया उन अफसरान का, उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और वजीर तालीम सिंध सईद गनी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, पहले आपसे, जो सईद गनी साहब ने बात की है कि तो बुनियादी केस ही एमक्यूएम के खिलाफ है और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कराची की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, बिल्कुल रफाई प्लॉट्स पर कब्जे हुए हैं, चाइना कटिंग, ये सब कुछ हुआ है कराची के साथ और सब एमक्यूएम ने किया है, एमक्यूएम जिम्मेदार है, ये बुनियादी केस ही एमक्यूएम के खिलाफ। देखिए, अदालत में भी केस है, बिल्कुल सईद गनी साहब ने खुद भी कहा कि जो भी इन्वॉल्व है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी यही कहूँगा, जितने भी ऑफिसर्स या पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं उनको उस केस को देख के उन पर कार्रवाई की जाए। मैं चंद जो मेरे सामने आई जब मैं मेयर था तो नहर ख़याम बनाने का बड़ा दिल था मेरा कि नहर ख़याम को बेहतर कर लूँ। नहर के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई थी
वो भी पीपल्स पार्टी से ही रिलेटेड थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तुड़वाई गई। बाग इब्ने कासिम पे 4 मंजिला बिल्डिंग बीच में बनाई गई थी, वो भी पीपल्स पार्टी के ही जिम्मेदार की थी, वो तुड़वाई गई। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी तो 71 से सबके सामने है कि क्या गुल खिलाए हैं। 13 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है सिंध में। इंटीरियर सिंध देख लें, कराची देख लें, हैदराबाद देख लें, कब्जे देख लें, कंक्रीट का स्ट्रक्चर, कंक्रीट का जंगल बन चुका है हैदराबाद और कराची। कौन देता है परमिशन? फ्लोर्स की परमिशन कौन देता है? जितने भी प्लॉट्स पे जो कब्जे हो रहे हैं वो कौन कराता है? सबके सामने है। अगर एमक्यूएम के जमाने में, ये सईद भाई कह रहे हैं, पार्क्स और प्ले ग्राउंड पे हुआ है कुछ, बिल्कुल उस पर इंक्वायरी करें और सजाएं दें उन ऑफिसर्स को। मुझे ये बताएगा कि सईद गनी साहब, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि यूनुस मेमन है जो कनाडा से ये चीज़ें चलाते हैं। अब मुख्तलिफ अखबारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें नजर आ रहा है कि जी जो लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट का महकमा है वो तो मुतल्लिका वजीर को भी नहीं पता होता। यूनुस मेमन इतने ताकतवर हैं, तो ये सारा का सारा मामला कराची में जो हुआ है, आप कैसे बरी जिम्मा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे के सारे मामले में? शायद मैं एक तो बात आपको यकीन से कह सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम मेरी बात पर आप यकीन ज़रूर करेंगे कि मैंने मुख्तलिफ 7 महकमों का मैं वज़ीर रहा हूँ मुख्तलिफ औकात में, जिसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल है, पब्लिक हेल्थ भी शामिल है, मैं तालीम में भी हूँ, लेबर में भी हूँ, इंफॉर्मेशन में भी हूँ, PND में भी रहा हूँ। मैंने आज तक ना इस शख्स यूनुस मेमन को देखा है, ना मेरी कभी इससे बात हुई है, ना मुझे पार्टी के किसी लीडर ने कभी इनके मुतल्लिक कहा है कि जी कोई इनके काम किया करो, और ना ही उन्होंने कभी मुझे कहीं और से कहलवाया है। अब मैं अपनी जो वजारतें मेरे पास रही है मुख्तलिफ औकात में, उस पर तो आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब बाकियों का ज़ाहिर है कि वो बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना ये तासुर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसा है नहीं, वरना मुझे कहीं ना कहीं से कोई मगर खबर यही है कि वजीरों को भी नहीं पता होता, जो कामरान वजीर की हमने रिपोर्ट भी कोट की है कि वजीर भी लाइल्म होते हैं, ये सारा काम ऊपर से होता है, वजीर इस मामले के करीब भी नहीं जाते। टप्पी साहब भी एक जमाने में थे, फिर ये डिपार्टमेंट शिफ्ट होता रहा, एक जमाने में जुल्फिकार मिर्जा साहब की खबर है कि उनके मातहत होता था। शाहजेब, मेरा ख्याल है कि मैं किसी और वजीर के मुतालिक खुद बात नहीं कर सकता, लेकिन अपने मुतालिक मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट्स में अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई इतना लूज कंट्रोल नहीं, मुझे चीज़ों का पता होता है। अच्छा, दूसरी बात जो असल मेरा ख्याल है कि जो आपका इशू है, अगर मैं सिस्टम वाली बात को अगर थोड़ा सा, और मैं वसीम अख्तर साहब अगर मुझे क्विकली जवाब दें, आप बतौर मेयर जानते थे कौन है यूनुस मेमन, आपको भी नहीं पता था कौन है? यही तो कमाल है शाहजेब, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो किसी को भी नहीं पता और वो काम करते हैं। आज की नई बात नहीं है, कराची का बच्चा जानता है अब इन चीजों को। 13 साल अगर एमक्यूएम ने कोई गलत काम किया है तो आप 13 साल से हुकूमत कर रहे हो। मैं ये सवाल सईद गनी साहब की तरफ भी ले जाऊंगा, मगर मुझे आप पहले ये बता दें, यूनुस सेठ, यूनुस कुदवावी या फिर यूनुस मेमन, इस नाम को आप जानते थे बतौर मेयर कि कौन है ये और क्या करा रहा है? वसीम अख्तर साहब, देखिए, नाम तो हमने सुना है मगर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने देखा नहीं है। नाम तो सुना है कि ये साहब जो हैं ये इनसे अप्रोच करें तो काम हो जाता है, और बहुत सारे नाम हैं। अब सईद गनी साहब, आप भी इन तीनों में से भी, क्योंकि यूनुस मेमन को यूनुस सेठ के नाम से भी जाना जाता है, यूनुस खुदवाई के नाम से भी जाना जाता है, कोई एक भी आपने नाम नहीं सुना? नहीं, नाम तो जैसे आप ले रहे हैं इस तरह मैंने भी सुने ना, लेकिन मेरी ना मुलाकात है, ना मेरी बात हुई है, ना कभी उन्होंने मुझे काम कहा है, ना मुझे किसी और ने कभी जिनका कोई कामयाब कर दे। तो इस हवाले से जो मेरे पास डिपार्टमेंट रहे उसमें इनका कभी रोल किसी किस्म का भी नहीं रहा है। तो ये जो तासुर है कि जी सारे महकमे जो है वो ये खुद चलाते हैं, दाखिलत होती है और वजीरों को पता नहीं होता। अपने 7 महकमे जिनका दिया उनमें आज तक कभी किसी तरह की कोई मुदाखलत, कोई फोन, कोई सिफारिश की मेरे पास नहीं आई, ना मैं कभी इनसे बात हुई है, ना मैंने कभी इनको देखा है। और सब फिर ये जो कराची का हाल हो गया, आप कह रहे हैं कि कराची के जो मामलात हैं इसमें अगर कहीं ग्राउंड +2 बनना था, ग्राउंड +4 बन गया, नस्ला टावर अगर बन गया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तामीरात हैं सब कराची के अवाम अब भुगत रहे हैं। एक अलमिया बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप गिरा देंगे, मुतबादिल आपके पास है नहीं उन्हें देने का। शाहजेब, मैं आपसे देखें थोड़ा सा चीज़ों थोड़ा सा अलग अलग करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, ये एक इशू है। दूसरा आप ये कहते हैं कि जी ज़मीनों की गलत अलॉटमेंट हो गई, ये दूसरा इशू है। तीसरी बात जो आती है कि जी नालों के ऊपर दुकानें बनी हैं, पार्क्स पे कब्जे हुए हैं, ग्राउंड्स पे कब्जे हुए हैं, और जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं उन पे कब्जे हो गए हैं, ये अलग चीज़ है। अब हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह से हुई और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है
कि क्या जो कंस्ट्रक्शन कराची में हुई, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी, क्या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के बाद बनी? मेरे पास वो पूरा डेटा है, चूंकि मैं खुद मिनिस्टर था तो मैंने बिल्डिंग कंट्रोल से सारी चीजें निकाली। तो जितनी अप्रूवल्स बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने टोटल दी थी आज से कोई 6-7-8 महीने पहले तक, तो कोई हो ही नहीं रहा, उसमें से आधी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, मतलब पिछले 11-12 साल में, और आधी उससे पहले हुई है। तो ये भी कहना गलत है कि जी जो कुछ हुआ सारा हमारा। अब ज़ाहिर है कि बिल्डिंग अगर बनती है उसकी अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, इदारा बना हुआ है, उस पर आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी गलत होंगी। ज़ाहिर लोग सही काम भी कर रहे होंगे, कानूनी तरीके से भी चीज़ें हो रहेंगी, उसके अंदर कुछ ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो गलत हुए हों। दूसरी, ज़मीन की अलॉटमेंट आपने कही, देखें ज़मीन कहीं भागी नहीं जाती, ज़मीन तो मौजूद रहती है सारी ज़िंदगी। मैं चला जाऊँगा, आप चले जाएंगे, ज़मीन मौजूद रहेगी, उसका रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट या कोई और इदारा ये चाहता है कि जो ज़मीनों को चेक किया जाए कि ओरिजिनल ये कहाँ से किसको अलॉट हुई, किस तरह ये ट्रांसफर हुई, सारी वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है, चेक किया जा सकता है कि जी कहाँ कहाँ किस किस से गलती हुई, किसने की, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो असल जो प्रॉब्लम है ना, जो ये मगर जो मैं जल्दी किया जाए ना सईद गनी साहब, कि लोगों को सजा भी मिले। लोगों के अगर बने बने घर गिर जाएंगे, किसने उनको गैस का कनेक्शन दे दिया, किसने बिजली का कनेक्शन दे दिया, किसने लीज के ऊपर लीज कर दी, उनका क्या कसूर है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, देखिए आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और इसीलिए मैं आज भी कंटेम्प्ट मेरे ऊपर एक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो यही थी जो बात आप कर रहे हैं। एक साल पहले आप पे लगा था, आपने कहा था मैं जी, मगर अब तो गिराए जा रहे हैं घर, और एक साल के अंदर कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। नालों के ऊपर से अगर लोग रिप्लेस होंगे तो एक इंसानी अलमिया जन्म लेगा, उनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। शाहजेब, मुझे अगर 2 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। देखिए, ये वसीम अख्तर साहब को पता है, मेरी यूसी में TP2 की ज़मीन है, ट्रीटमेंट प्लांट वाटर बोर्ड की ज़मीन है। उस ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तरीके से लाइंस एरिया से जो लोग शिफ्ट हुए, जब सड़क बनी, उनको वहाँ पे आबाद करा दिया गया। मैं ऑपोजिशन लीडर था मुस्तफ़ा कमाल साहब के वक्त में काउंसिल में, मैंने इस पर बहुत शोर मचाया, मुझे वहाँ मारा भी गया, अखबारात में छपता रहा, मेरे खतूत रिकॉर्ड पर हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, मैंने पुलिस को लिखा, मैंने हर जगह आवाज़ उठाई कि जी ये गलत हो रहा है, इसको रोके। किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। आज वहाँ पर हज़ारों लोग आबाद हैं, हज़ारों घर बने हुए हैं। आज अगर अदालत ये कहती है कि जी उनको आप गिरा दें, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं खड़े होकर चीख रहा था, पिट रहा था, मैं खराब हो रहा था, उस वक्त तो कोई इसको रोकने को तैयार नहीं था। आज अगर लोग कहते हैं तोड़ो, तो मैं भी कहता हूं कि भाई मत तोड़ो, इसलिए कि हजारों लोग आबाद हो गए, और जो लोग आबाद हैं उनका कोई कसूर नहीं है। उनको जिनको अलॉट हुई उन्होंने कहीं बेची, उन्होंने कहीं बेची, उन्होंने कहीं बेची। जो बेचारे रह रहे हैं वो चौथे या पांचवें उनके मालिक हैं, उन्होंने अपने पैसे लगा दिए, अपने घर बना दिए, जिंदगी भर की कमाई लगा दी। अब अगर उसको हम तोड़ते हैं तो मैं समझता हूं उनके साथ जाती है। जब तक हम उनको कोई मुतबादिल ना दे दें, हमें उनको नहीं उठाना चाहिए। सर दीजिए ना मुतबादिल, उसके लिए कुछ कीजिए, एक तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी कमेंट कर दीजिए, और उनके मुतबादिल का अगर फौरी तौर पर इंतजाम कीजिए ना। अभी अगर नाले पे से तो लोगों को गिराया जा रहा है, 40,000 लोग अगर बेघर हो जाते हैं, उनके लिए कुछ तो हो, उनके लिए कुछ तो मुतबादिल का हुकूमत फौरी तौर पर करे। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, देखिए अभी जो नालों के ऊपर जितना काम हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकाम जारी किए कि ये काम आप FWO से करवाइए और वहाँ से सारी इंक्रोचमेंट खत्म करवाइए। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी बनी जिसके अंदर MNA नजीब हारून साहब भी थे, मैं भी था, मेंबर था। हमें ये कहा गया कि आप बताइए, प्रपोज कीजिए कि इनको किस तरह से हम कंपनसेट करें। हमने उस पर थोड़ी मेहनत की और हमने एक पूरा एक प्लान बना के दिया कि जी इन तमाम लोगों को जो मुतासिर हो रहे हैं, और ऐसे लोग जो वहां से बेघर हो जाएंगे, कुछ तो होंगे जिनका कोई पार्शियल घर टूटेगा तो वो रहने के काबिल होगा, उनको थोड़ा बहुत करें, लेकिन ऐसे घर जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, उनको वन टाइम जो है आप पैसे दे दीजिए ताकि वो कहीं जाकर अपना घर बना लें और जिस तरह जिंदगी गुजारनी हो गुजार लें। हमारे उस प्रपोजल को नहीं माना गया और ये तय हुआ कि वहां से जितने लोग मुतासिर होंगे उनको किराया दिया जाएगा 2 साल तक के लिए, और 6-6 महीने का एडवांस 15,000 रुपये पर मंथ। वो 2 साल के लिए किराए के घर में रहें। उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो अपार्टमेंट्स बनने हैं, पता नहीं कब बनेंगे, जब वो बनेंगे तो उसके बाद उनको ये ऑफर किया जाए कि जी आप प्रायोरिटी पे आकर इन घरों में इनको हम ये बुकिंग आप करा लें, ले लीजिए और आप किस्तों पे पैसे दे इसके। ये तरीकेकार बनाया गया। चूंकि इस नालों के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट हट रही है, उसकी रिहेबिलिटेशन और जो कंपनसेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको यकमुश्त पैसे नहीं देना चाहती तो हम उस पर नहीं कर सकते। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको घर बना के नहीं देना चाहती, हम उस पर जिद नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है मैक्सिमम, कि अगर वो ये कहें कि जी हमें इनके लिए मुतबादिल जमीन चाहिए, सिंध गवर्नमेंट उस जमीन का इंतजाम कर सकती है और जहां पर अवेलेबल है कराची शहर के अंदर, हम उनको जमीन का बंदोबस्त करके दे सकते हैं। अब उसके ऊपर घर बनाने हैं या उनको पैसे देने हैं या किस तरह उनको रिहेबिलिटेट करना है, ये फेडरल गवर्नमेंट बैठ के तय करेगी।
इस पूरे केस को नाला है, महमूदाबाद नाला है या औरंगी नाला है, उसको थोड़ा सा डिफरेंटली आपको देखना चाहिए। बाकी केसेस में रिहेबिलिटेशन सिर्फ गवर्नमेंट के जिम्मे आती है। यहाँ पर जो मैं वसीम अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कर रही है। वसीम साहब, जो आपने वसीम अख्तर साहब लफ्ज इस्तेमाल किया कि कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया, एमक्यूएम कैसे उससे बड़ी जिम्मा है? जनरल मुशर्रफ साहब के साथ आप रहे, पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई उनके साथ भी आप पावर का हिस्सा रहे। अगर पार्क्स के ऊपर जो इलाके हैं, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, पार्क्स पर कब्जा हो गया, अगर वहाँ पर हमने देखा है कि नालों के ऊपर दुकानें बन गई हैं, चाइना कटिंग हो गई है, एमक्यूएम कैसे बड़ी जिम्मा है? एमक्यूएम का माजी कैसे बड़ी जिम्मा है इस सारे काम से जो कराची के आवाम के साथ हुआ? और अगर अब लोग लूज करेंगे अपनी दुकानों को, अपने घरों को, अगर वो पैसे देके उनके फाइल के ऊपर फाइल चढ़ा दी गई और उसके ऊपर उनको चीज़ें बेच दी गई, तो आप कैसे नहीं है जिम्मेदार जो कराची के आवाम के साथ होगा? शाहजेब, देखें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे गुजरनाला और महमूदाबाद नाले के इंक्रोचमेंट रिमूव करने को कहा गया था, और उसके साथ साथ केएमसी की जो मार्केट्स हैं, जो फुटपाथों पे बना दी गई थी दुकानें, उनको रिमूव करने को कहा था। मेरी सईद गनी साहब से मीटिंग्स हुई हैं, हमने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यह वादा किया था मीडिया के सामने कि इनकी कंपनसेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट लैंड देगी। मसला ये है, यहाँ वादे कर लिए जाते हैं मगर दिया नहीं जाता। लैंड पे कब्जे तो हो रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको सिर्फ ये एक एरिया नजर आ रहा है। अभी कच्ची आबादी का तो पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि कितनी डबल से ज्यादा कच्ची आबादियां कराची में बना दी गई हैं, लोगों को बसा बसा के, और गोठाबाद स्कीमें बढ़ा के, गोठ बना बना के वो जो लैंड पे कब्जे हो रहे हैं, वो तो अभी उस एरिया को तो टच ही नहीं किया है। आप लैंड अगर किसी को दी जाती है बगैर सीएम की अप्रूवल के दी जा सकती है क्या? गुलिस्तान जौहर में जो बिल्डिंग गिराई गई उसकी अप्रूवल किसने दी थी? बिल्डिंग कंट्रोल ने दी थी ना। हमारे पास जब भी पावर रहा है एब्सोल्यूट पावर नहीं रहा। हमारी परमिशन जो है वो सीएम हाउस जाके खत्म हो जाती थी, रोक दी जाती थी फाइल। ऐसी बात नहीं है। केएमसी के डोमेन में जो इश्यूज, जो जमीनें थी, उस पे हम लीज पे दे सकते हैं। बिल्कुल गलत इल्जामात हैं, और लीज भी सिंध गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए कर दी थी। मैं तो 1 साल से ज्यादा लीज भी नहीं दे सकता हूं, इसीलिए रेवेन्यू का प्रॉब्लम था। सईद अली साहब, जो कुछ हुआ कंट्रोल 13 साल से आज जिस गवर्नमेंट के पास है वो भरियो जिम्मा नहीं हो सकती। अगर मैंने गलत भी किया है, आप कह रहे हैं एमक्यूएम, अगर एमक्यूएम ने गलत भी किया तो आपने 13 साल में कोई काम किया उसको अंडू करने के लिए? क्या किया? सईद अली साहब, आपसे 10 साल मजीद कंक्रीट का जंगल बनाया अगर मैंने गलत काम किया है कोई तो। सईद अली साहब, आपसे 10 साल पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर मंजूर काका उर्फ मंजूर कादिर को उसका डीजी लगा दिया था। कैसे बड़ी जिम्मा है आप इस सारे के सारे काम से? बगैर सीएम की अप्रूवल से कैसे हो सकता है? देखिए, मैं कर्ज करूं आपसे, मंजूर कादिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक ऑफिसर था और वो डीजी लग सकता था, वो लग गया। तो वो कोई बाहर से उठा के नहीं लगाया था, वो लगा। अब अगर कोई ऑफिसर कहीं लगता है, उसने अगर गलत काम किए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ लोग लगते रहते हैं। आप किसी शख्स की जो अगर कोई गलत काम हुए हैं तो उसका जिम्मेदार किसी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को इसलिए ठहरा सकते हैं कि वो हर काम पे उसकी नज़र नहीं रखता। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल्डिंग कंट्रोल में जो अप्रूवल्स होती हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब देते हैं या मिनिस्टर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये वसीम अख्तर साहब खुद भी मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी पता है कि कुछ इख्तियारात डिपार्टमेंट के अपने होते हैं। लैंड की बात पॉलिसी जरूर हुकूमत मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। लैंड वो मंजूर कादिर की बात कर रहे थे, मैं वो बता रहा हूँ। मगर वसीम अख्तर साहब ने तो लैंड की बात की है कि लीज ऐसे नहीं हो सकती कि पता ना हो। मैं और बताता हूँ। देखिए, आपके इल्म में होना चाहिए कि एक कानून बना था कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का। उसमें ये लिखा गया कि 1985 से पहले की जो कच्ची आबादी है वो रेगुलराइज होगी। अब 1985 से पहले पीपल्स पार्टी तो नहीं थी। 1985 से पहले कच्ची आबादियां थी तो उसमें लिखा गया ना कि जी वो रेगुलराइज होंगी सारी। तो कानून तो ये बाद में बना, रेगुलाइजेशन उसकी बाद में शुरू हुई। कच्ची आबादियां कराची में बहुत पहले से आबाद होती रही हैं, और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ औकात में, जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो घर खरीद नहीं सकते, वो जाकर कहीं पर भी किसी जगह बैठ जाते हैं, घर बना लेते हैं, वक्त गुजरता जाता है, कोई पूछता नहीं है, और वो आबादी स्टेब्लिश हो जाती है, और वहाँ बिजली भी आ जाती है, गैस भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो 1985 में जब कानून डाला गया कि उससे पहले, तो इसका मतलब है पहले की आबादियां मौजूद थी। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने आगे किया, ये गलत है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, और ये लोग आते रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होते रहते हैं, वो जरूर होंगे, उससे
मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अगर उनकी रेगुलराइजेशन होती है तो वो कानून के मुताबिक होती है, और बहुत सारी अगर चीजें गलत हुई हैं तो अदालतों ने उसको अंडू भी किया है और कई लीजेस अदालतों ने कैंसिल भी कर दी है। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा कोई इशू होता है कि अगर कोई गरीब आदमी किसी जमीन पर बैठ गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि जी काज़ेब, अगर आप अभी कराची से हैदराबाद जाते हैं, कराची से हैदराबाद जाएं, सोराब गोड के बाद राइट साइड पे मीलों मील लोगों को आबाद किया गया हुआ है सड़क के साथ, आप देख सकते हैं। और इनके जमाने के मिनिस्टर साहब ने ये रिकॉर्ड पे उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, बदीन से और इंटीरियर सिंध से लोगों को लाके यहां बसाया है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप हाईवे पे जाएं, राइट साइड पे देखिए कितने मीलों तक लोगों को बसाया हुआ है। मैं दोनों से ही नाम नहीं लिया जा रहा, मैं नाम ले लेता हूं, दोनों से नाम नहीं लिया जा रहा, मैं नाम लेता हूं। जुल्फिकार मिर्जा साहब, वफाक में आपके इत्यादी हैं, मगर सब जरा वफाक में इत्यादी हैं और वफाक में आपके जमाने में हुआ है ना, पीपल्स पार्टी के जमाने में हुआ ये। सईद गनी साहब, वफाक में उनके इत्यादी, और मगर क्या ये फैक्ट ठीक है जो वो नरेट कर रहे हैं? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने लाके आबाद किया नहीं किया, लेकिन जो 2 बिल्डिंगें उन्होंने बताई कि जी हमने वो नहर ख़याम पे और बाग इब्न कासिम में की, वो पता है कि उनकी थी, उन्होंने की थी। अब अगर एक शख्स ने गलत किया और वो पीपल्स पार्टी में उस वक्त था और आज भी उस पार्टी छोड़ के आ गया, तो आप उसको माफ तो नहीं कर सकते ना, पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन उस पर तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही, कोई सख्ती नहीं हो रही, कहीं उनका नाम नहीं आ रहा। तो अगर उन्होंने भी कहीं इस तरह से आबादियां करवाई, 13 साल से हुकूमत है ना सईद भाई, आपकी 13 साल से हुकूमत है, उस पे करें ना आप लोग, क्यों नहीं करते? आपके मेयर साहब, आपके इल्म में है कि जब वो इमारतें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोड़ी जाएं, तो आप तोड़ने जाते थे तो रुकावटें आती थी और हमने आपकी मदद की उसमें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब और सईद गनी साहब मौजूद थे।